जय हिंद दोस्तों। एस CGPS यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सल्तनत काल, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं द सल्तनत पीरियड। तो ये सल्तनत काल जो है ये हमारे मिडावल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जैसे कि आपको या फिर मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडावल और मॉडर्न, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्राचीन काल, मध्यकाल और हम बोलते हैं उसे मॉडर्न। मॉडर्न को हम बोलते हैं आधुनिक काल जी, है ना। तो ये हमारा जो पोर्शन है द सल्तनत पीरियड, ये आपका जो है वो है मध्यकाल का पोर्शन। तो इसमें मैं आपको इसका जो सल्तनत काल है उसका मैं प्लॉट बताता हूँ या फिर उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। तो बात है 1192 की। कब की बात है? या 1191 की, है ना। 1191, 1191 AD। उस समय क्या था दिल्ली में, है ना, पृथ्वीराज चौहान नाम का एक राजा था। हिंदू राजा थे। पृथ्वीराज चौहान नाम के एक बहुत पावरफुल राजा थे। तो उनके राज्य में सब खुशहाल थे। उसी वक्त क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है, कुछ भी कोई भी जैसे हिंदू राज्य या फिर कहीं भी खुशहाली होती है तो बाहर के आक्रमणकारी उस पर आक्रमण करते हैं ताकि वहाँ से वो धन वैभव कमा सकें। तो वैसे ही यहाँ पे जो दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी दिल्ली पे गौड़ देश के यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने अटैक कर दिया। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी वहाँ से कहाँ पे अटैक करते हैं, यहाँ पे दिल्ली पे अटैक करते हैं। उस समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा होते हैं। तो एक 1191 AD यानी कि 1191 AD में यहाँ पे एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन या फिर तराइन का युद्ध। माफ कीजिए, है ना, उसको बोलते हैं हम, सॉरी, माफ़ कीजिए। तो यहाँ पे एक युद्ध लड़ा जाते हैं जिसको हम बोलते हैं तराइन का युद्ध। तो तराइन 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 एक मिनट, तराइन का युद्ध, ठीक है। तो 1191 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। ठीक है, तो 1191 AD यानी कि 1191 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो उसमें क्या होता है, जो पृथ्वीराज चौहान है वो जीत जाते हैं और ये मोहम्मद गोरी जो है हार जाते हैं। ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। ठीक है, अब एक साल बाद फिर ये बंदा जो होता है, क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है मोहम्मद गोरी। वो फिर से ट्राई करता है ना, फिर से दिल्ली पर आक्रमण करता है। फिर ये दिल्ली जाता है, फिर ये बंदा दिल्ली जाता है और ये पृथ्वीराज चौहान पे अटैक कर देता है। मतलब कि दोबारा से अटैम्प्ट करता है ये। तो क्या होता है, इस बार ये जो मोहम्मद गोरी है वो लकीली जीत जाता है, या जिसकी स्ट्रेटजी, इसने बहुत मेहनत की होती है, या कहना चाहिए इसमें बहुत तैयारी की होती है। और इनको लगता है महाराज पृथ्वीराज चौहान को कि हम तो पिछली बार हराए थे तो हम इस बार भी युद्ध जीत जाएंगे। तो इस बार ये जो मोहम्मद गौरी जो है ना, गौरी, ये जीत जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये हिंदू राजा थे तो यहाँ पे हिंदू हिंदू शासन था, और ये मतलब मुस्लिम राजा थे तो ये इनका शासन अब आ जाता है। ये तो हट गए यहाँ से, तो फिर इनका शासन आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ अब क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी है ना, ये जो मोहम्मद गौरी हैं, इनके एक गुलाम होते हैं। क्या होते हैं? गुलाम, या फिर बोलें इनका जो सेनापति या इस टाइप का एक सेनापति, या फिर इनके जो गुलाम होते हैं उनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो यहाँ पे ये गोरी बोलते हैं तुम यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक, तुम यहाँ पे रुक जाओ और तुम राज करो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन, यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये यहाँ पे लाहौर के अंदर अपना कैपिटल, यानी कि कहाँ पे, लाहौर पे अपने राजधानी बनाते हैं और वहाँ से फिर दिल्ली का शासन भी संभालते हैं ये, है ना। तो यहाँ से फिर दिल्ली में सल्तनत काल का आरंभ होता है, मतलब यहाँ वहाँ से ही मतलब पूरे एक सल्तनत काल का आरंभ होता है लाहौर से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सल्तनत काल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब से हुई है, 1206 एडी में, है ना। किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो दिल्ली सल्तनत वॉज स्टैब्लिश इन 1206 एडी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत कब तक चलता है, तो 1526 में जब तक मतलब चलता है ना। तो इसका जो सल्तनत काल का पीरियड कब से कब तक है, 1206 से लेके 1526 तक, ठीक है। तो 15, इसको हम जैसे माइनस करते हैं, है ना, 1526 माइनस 1206, तो क्या आ जाता है, यानी करीब करीब 320 साल का ये सल्तनत काल का राज होता है, ठीक है। सल्तनत काल का मतलब कितने कितने वर्ष इन लोग सल्तनत काल के जो भी यहाँ पे शासक होते हैं, अलग अलग शासक आते हैं, ठीक है। तो ये 320 एडी तक शासन करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब 320 साल पूरे राज करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1526 में फिर एक आक्रमणकारी आता है बाहर से, उसका नाम होता है बाबर, ठीक है। फिर एक आक्रमणकारी आता है 1526 में, और वहाँ पे उस समय जो सल्तनत काल का जो राजा होता है इब्राहिम लोदी, उसको कौन हराता है, बाबर हराता है, ठीक है। ये 1526 में होता है। तो यहाँ पे जो सल्तनत काल का जो राजधानी होता है, सबसे पहले तो लाहौर होता है, जैसे कि मैंने बताया था, है ना। लाहौर वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो होता है, सॉरी, तो सबसे पहले लाहौर, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय वो वहाँ से दिल्ली सल्तनत चालू होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो राज होता है उनको सैन्य आधारित राज, यानी कि सेना के दम पे ये राज स्थापित होता है। ऑब्वियसली बात है कि जब गौरी आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने हराया। अब जब तक सॉरी यहाँ पे बैठा दिया, किसको बैठा दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलाम को। तो जब तक क्या है सेना है तब तक वो राज करेगी उस राज्य पे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं ये इसकी जो सल्तनत काल की जो जानकारी मिलती है वो कौन कौन से स्रोतों पे रहती है, यानी सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमके, मतलब इसके बारे में जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। तो ये देखिए तबाक़त नसीरी, यानी इसको मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, तबाक़त नसीरी, है ना। मिनहाज उस सिराज करके एक मतलब जो लेखक थे या कहना चाहिए विद्वान थे, उन्होंने तबाक़त नसीरी करके बुक लिखी है, वहाँ से मिला है। फिर तारीख़ फ़िरोज़ शाही, है ना, तारीख़ फ़िरोज़ शाही करके तारीख़ फ़िरोज़ शाही करके एक मतलब जो रचना है वो बर्नी ने लिखी, है ना। बर्नी करके एक और विद्वान थे, उसने उन्होंने लिखी हुई, यहाँ से मिलता है। उसके बाद इब्न बतूता का आपने नाम सुना होगा, है ना। इब्न बतूता बगल में जूता, ऐसा एक गाना है। तो ये रहला, इन्होंने एक बुक लिखी रहला, ये मोरक्को के निवासी थे, है ना, मोरक्को के इब्न बतूता। तो वहाँ से उन्होंने रहला बुक लिखी, वहाँ से हमको सल्तनत काल की जानकारी मिलती है, वहाँ से भी। फिर अमीर खुसरो की रचनाएं, अमीर खुसरो भी एक विद्वान थे, है ना। तो उनकी रचनाओं से भी हमको पता चलता है। उसके बाद ये तो सारी, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने जो बताई आपको, यानी कि ये सारे बुक्स हैं वहाँ से मिलती है ना, जो जितनी भी रचनाएं या फिर पुस्तकें थी, है ना, वहाँ से हमको ये सल्तनत काल उनके बारे में पता चलता है। फिर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, यानी कि उस काल के जो सिक्के थे या फिर अभिलेख, अभिलेख का मतलब सिक्के तो आप जानते हैं, जैसे 1 रुपये 2 रुपये सिक्का, वैसे ही उस काल में जो सिक्के थे वो सब उन पर मतलब जो भी लिखा होता था, तो उससे हमको पता चलता है सल्तनत काल में ये सिक्के चलते थे। तो कोई काल था सल्तनत काल, वहाँ के राजा ऐसे थे। फिर उसके बाद अभिलेख, अभिलेख मतलब जैसे पत्थरों पे लिखवा देते हैं, है ना, मतलब कोई वहाँ पे मतलब बहुत समय तक चले करके पत्थरों पे कुछ लेख लिखा है, उसको बोलते हैं अभिलेख। तो वहाँ से हमको
क्या मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है सल्तनत काल की। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं आइए कि डायनेस्टीज़ यानी कि अलग अलग जो डायनेस्टी हुई है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला था स्लेव डायनेस्टी या फिर उसको बोलते हैं गुलाम वंश। ठीक है, तो ये कब से कब तक था दोस्तों? तो ये था 1206 से 1290 तक, यानी कि लगभग ये 84 ईयर्स का यानी कि 84 साल का ये शासन था। यानी कि गुलाम वंश वाले जो भी शासक थे उसमें 3-4 शासक जो भी आए उन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया। ठीक है, दूसरे उसके बाद इन गुलाम वंश वालों के जो भी शासक थे उनको उनका अंत करके उनको अपदस्थ करके हटा के खिलजी लोग आए, खिलजी वंश। ये कब से कब, ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड तक चला, ये खाली देखो 1290 से 1320 तक, यानी कि 30 साल ये इनका राज चला। ठीक है, उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। ठीक, तो ये तुगलक वंश वाले जो होते हैं ये कब से कब तक राज किए? ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक राज किए, 1320। देखिए ये 84 साल तक राज किए, 30 साल तक राज किए, है ना। और ये जो होते हैं आप देख लीजिए, ये हुए लगभग 94 साल राज किए, है ना। इससे इसको आप माइनस करेंगे तो 94 ईयर्स लगभग निकलता है। तो 94 साल तक तुगलक वंश यानी सबसे लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबे समय तक, और ये सबसे कम समय तक राज, सॉरी ये जो खिलजी थे ये मात्र 30 साल राज किए। ठीक है, उसके बाद एक सैयद वंश आता है ना। सैयद वंश भी 1400 सैयद वंश जो होता है वो कब आता है? 1320 से लेकर 1414। ये कितना है? तो ये मतलब लगभग आप मान सकते हैं, देखिए 4 में 4 11 74 वर्ष इन्होंने 84, सॉरी ये देखो 1414 को अपन माइनस कर लेते हैं ना 1320 से, तो ये हो गया 4, ये है ना। ये भी लगभग 94 वर्ष तक शासन करते हैं। ठीक है, सैयद वंश। आप कीजिए, ये जो तुगलक वंश है ना वो 94 वर्ष तक शासन करते हैं, है ना। ये देखिए ये 94 वर्ष तक, ये 84 साल तक, ये 30 साल तक। और ये सैयद वंश है वो लगभग 11 में 4 साल, 11 में 4 7, और ये देखिए 1451 है ना, -1414, तो ये लगभग ये 37 ईयर्स यानी कि 37 साल तक शासन करते हैं, है ना। कौन? सैयद वंश। तो ये सैयद वंश कितने साल तक शासन करते हैं? 37 साल तक। उसके बाद ये जो लोधी वंश है वो लगभग 75 वर्ष तक शासन करते हैं। ठीक है, तो ये 80, ये 84 वर्ष, ये 30 साल, ये लगभग 94, है ना, ये 37 साल। इन सबको आप ऐड करेंगे तो लगभग 320 साल आ जाता है हमारा। ठीक है, लगभग मोटा मोटा 320 साल इन्होंने, ये जो गुलाम वंश है उसने शासन किया है। ठीक है, अब सॉरी गुलाम वंश बोलता हूँ, सल्तनत काल के जो राजा थे, सल्तनत वंश, सल्तनत काल जो है वो लगभग 320 साल चला। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो अब हम गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो गुलाम वंश था ना इसका जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कि हमने पहले बताया। ठीक है, और उसके उनका मतलब उन्होंने कुतुब मीनार वगैरह बनाया, कुतुब मीनार का मतलब बनाना चालू किया, बेस बनाया था। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश आया, अगला शासक कौन आया? इल्तुतमिश। ठीक है, ये इल्तुतमिश जो था उसने क्या किया, मतलब उसको शासन को सुदृढ़ीकरण किया, यानी कि कंसोलिडेशन किया अच्छे से, मतलब उसको जमाया शासन को जो भी थोड़ा बिखरा पड़ा था, और इक्ता सिस्टम को चालू करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। ये इंपॉर्टेंट है, इक्ता सिस्टम किसने? इल्तुतमिश ने चालू करवाया। ठीक है, अब उसके समय में क्या थी, एक चहलगानी पद्धति थी, यानी कि ये 40 अमीरों का समूह था, ग्रुप ऑफ 40 नॉबल्स, है ना, 40 नॉबल्स का एक ग्रुप था, नॉबल्स। तो 40 अमीर थे, तो इन सब मतलब इन सब की उनका एक ग्रुप था,
उसको बोलते हैं तुर्के चहलगानी या फिर दल चालीसा भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दल चालीसा या फिर तुर्के चहलगानी करके बोलते थे। ठीक है, चहलगानी, तुर्के चहलगानी। तो इस प्रकार से ये बोलते थे। उसके बाद रजी है ना, इनमें एक जो इल्तुतमिश की जो बेटी थी ना, इल्तुतमिश के बाद उसने उसके जो बेटे थे, है ना, इनको जो बेटे थे ना इल्तुतमिश के, उससे ज़्यादा काबिल कौन थी? रज़िया सुल्तान। मतलब ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, तो ये पहली महिला शासक जो थी मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन इतिहास की पहली महिला शासक जो थी वो कौन थी? रज़िया सुल्तान। आपने देखा होगा, मतलब एक मूवी भी बनी है इस पर और एक सीरियल भी आता था। ठीक है, रज़िया सुल्तान बहुत अच्छी। तो उस समय की एक दबंग, मतलब कि महिला, जैसे हमारे यहाँ झांसी की रानी हुई ना, उस वैसी रज़िया सुल्तान भी बहुत दबंग महिला शासक थी। ठीक है, वो बात अलग है कि मतलब उसको षड्यंत्र के तहत, मतलब चूँकि महिला शासक थी उसको शासन नहीं करने दिया गया, खूब षड्यंत्र हुआ इनके खिलाफ। तो फिर उनको फिर 4 साल लगभग उन्होंने शासन किया और वहाँ से फिर उनको हटा दिया गया, मतलब शासन करके उनको हत्या वगैरह कर दी गई। तो इस तरह से ये मतलब उतने फिर भी 4 साल इन्होंने राज किया। तो उसके बाद अगले शासक आते हैं बलबन, है ना। इनका नाम क्या था? बलबन। ठीक है, तो ये बलबन जो था वो उन्होंने मतलब कि स्ट्रॉन्ग किंगशिप यानी कि कठोर शासन अपनाया उन्होंने। ठीक है, और मतलब कि एक रक्त लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। यानी कि वो इतना कड़ा था कि अगर उनके खिलाफ कोई बोलता था उसको मरवा देते थे सीधा। और ज़िल्ले इलाही, मतलब कि ज़िल्ले इलाही का मतलब होता है जो राजा होता है ना, राजा वो भगवान की परछाई होते हैं। तो ज़िले इलाही और पैबोस सिस्टम करके भी एक था। पैबोस, पैबोस मतलब कि पैबोस और सिजदा, पैबोस, पैबोस और सिजदा। यानी कि जब राजा के पास हम जाते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, झुक के उसका मतलब कि पैर चूमते हैं, और सिजदा मतलब उसको हम झुक के सलाम करते हैं या फिर लेट के सलाम करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, उसको बोलते हैं सिजदा। ठीक है, तो ये दो मतलब इसने बलबन में लाया था। ये ऐसे इसलिए किया कि मतलब सब राजा के सामने झुके और उसको ही सर्वश्रेष्ठ माने राजा को, है ना, मतलब और उससे ऊपर कोई न रहे। और कुछ राजा के ऊपर राजा ही रहता है, लेकिन सबसे मतलब और भी लोग होते हैं जो राजा को इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं या फिर राजा को मतलब राजा के ऊपर दबाव डालते हैं। तो यहाँ पे कोई दबाव न डाल सके, ऐसा इस प्रकार से बलबन ने वहाँ पे व्यवस्था की। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर तीसरे नंबर पर खिलजी डायनेस्टी। ये तीसरा है ना, दूसरे नंबर पर, सॉरी, पहला तो था ये गुलाम वंश, दूसरे नंबर पर आता है खिलजी वंश। तो आपने एक अलाउद्दीन खिलजी, एक मूवी आई थी पद्मावत, आपने देखी होगी बहुतों ने, है ना, बहुत अच्छी मूवी थी। तो उसमें रणवीर सिंह थे जो थे, उन्होंने खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बढ़िया किरदार निभाया था, है ना। हाल ही में उनकी पिक्चर धुरंधर भी आई। तो फिर देखिए, इनका जो पहला शासक था खिलजी डायनेस्टी, मतलब खिलजी वंश का जो पहला शासक था, उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जब इनका जो आखिरी शासक जो भी रहा होगा गुलाम वंश का, है ना, उसको मारकर फिर या फिर उसको हटाकर ये खिलजी वंश आया। तो ये जलालुद्दीन खिलजी करके उसका पहला शासक था। अब जी जलालुद्दीन खिलजी जो था ना, अलाउद्दीन का चाचा था। ठीक है, तो इसको मार के अलाउद्दीन खिलजी फिर खुद गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, और उसके बाद उसने बहुत अच्छे से मतलब अपने शासन को संभाला। और यहाँ पे मार्केट, उसके टाइम पे क्या हुआ, मार्केट कंट्रोल या फिर मतलब एक तो उसने पूरा नियंत्रण किया, अपने राज्य को फैलाया, और मतलब मार्केट को कंट्रोल किया, मतलब मार्केट को विस्तार और नियंत्रण, है ना, मतलब एक तो एक्सपेंशन यानी विस्तार, राज्य का विस्तार, और बाज़ार को नियंत्रण। बाज़ार को नियंत्रित क्यों करना था? क्योंकि उसने ना बहुत बड़ी आर्मी यहाँ पे बैठाई थी, यानी कि उसकी बहुत बड़ी सेना थी। तो उस आर्मी जो था उसको कंट्रोल करने के लिए ना उसको मतलब पैसे चाहिए थे, है ना। और जब बाज़ार जो होता है उसमें राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, है ना। और मतलब जो उसके जो सैनिक थे ना, उनको मतलब कि
उनको जो सैनिक थे उनको कम से कम दाम में वस्तुएं मिले, है ना, उसके लिए उनको बाजार का नियंत्रण करना था। ठीक है, ताकि जो सैनिक थे ना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आलू है ना, आलू गैस पे आलू की सब आलू जो होता है वो मान लो 20 रुपये किलो मिले तो कोई खरीदे, है ना, खरीद सकता है 20-25 रुपये में। वही आलू 200 रुपये किलो मिले तो फिर यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो यही मतलब नियंत्रण में रहे उसका जो भी प्राइस, कोई भी चीज़ का प्राइस जो है वो नियंत्रण में रहे, इसलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली विकसित की। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिर और क्या किया उसने कि दाग सिस्टम, दाग और चेहरा, मतलब कि हर जो उसका था क्या बोलते हैं सैनिक, उसका दाग और मतलब ये क्या बोलते हैं उस पर हॉर्सेस थे या फिर उसके जो घोड़े थे उसमें दाग प्रणाली और चेहरा प्रणाली, मतलब हर जो सैनिक था उसमें उसका जो चेहरा था, हुलिया था, उसको फिर मतलब नोट किया जाता था या फिर अलग उसकी पहचान होती थी, है ना। इस तरीके से दाग और चेहरा सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद मलिक काफूर जो था उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट सेनापति था, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसने पूरा उसको दक्षिण अभियान में उसको फुल यूज़ किया, यानी दक्षिण अभियान में बहुत सारी सफलता किसने दिलाई, मलिक काफूर। आपने उस पद्मावत मूवी में भी मलिक काफूर जो था उसके बारे में देखा होगा, है ना। वो मतलब एक मतलब उसका एक सेनापति रहता है, चक्का रहता है वो, लेकिन वो बहुत सारी उसको जीत दिलाता है। ठीक है, दक्षिण के अभियान में बहुत सारी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की कहानी थी। उसके बाद फिर तुगलक वंश आता है नेक्स्ट, तो इसका जो फाउंडर होता है वो गियासुद्दीन तुगलक होता है। ठीक है, अब गियासुद्दीन तुगलक के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है ना, ये सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो उसके समय में ना टोकन करेंसी, मतलब क्या है, टोकन करेंसी का मतलब होता है टोकन मुद्रा, यानी कि मुद्रा वगैरह, जैसे चांदी हो गया या फिर उसका सिक्का हो गया, है ना। तो इसका जो टोकन करेंसी का जो इसने स्टार्ट करवाया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, है ना। चांदी और इसके पीतल वितल के भी मतलब जो तांबा या समथिंग ऐसे कुछ, मतलब अलग अलग प्रयोग किए थे उसने करेंसी पे, सिक्कों पे, है ना। उसके बाद कैपिटल शिफ्ट, मतलब कि राजधानी में परिवर्तन कराया था इसने। दिल्ली जो होता है वहाँ से दौलताबाद ट्रांसफ़र करवाया था। दौलताबाद मतलब कि इसने एक प्रयोग किया कि अपना जो राजधानी थी उसको परिवर्तित किया उसने। ठीक है, उसके बाद तो इसको पूरा पागल बादशाह भी बोलते थे इसको मोहम्मद बिन तुगलक को, मतलब कि वह अजीब अजीब बहुत सारे प्रयोग करता था और जो अक्सर करके फेल हो जाते थे। ठीक है, तो उसके बाद आया फिरोज शाह। ये फिरोज शाह जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल, मतलब उसने नहरें और जन कल्याण, मतलब कि ये जो उसके गुलाम वगैरह थे ना उस पर बहुत मेहरबान रहता था ये फिरोज शाह तुगलक जो थे, है ना। तो ये जल नहरों का निर्माण करवाया बहुत सारा, और जल कल्याण की चीज़ें की, मतलब मतलब इसने हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवाए, है ना, और गुलामों के लिए बहुत काम किया। तो बहुत मतलब वो रहता, मेहरबान रहता था गुलाम अपने गुलामों के लिए। तो ये सल्तनत काल का। उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश आया, तो उसमें कुछ खास उतना है नहीं। इब्राहिम लोधी जो था वो लास्ट वो था, है ना। हम क्वेश्चंस भी इस पे बहुत सारे डिस्कस करेंगे, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी आप इसका समझ जाइए। तो यहाँ पे देखिए अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब कि जो सल्तनत काल का जो प्रशासन था वो कैसा था। तो सुल्तान जो होता था वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था, यानी सर्वोच्च, सबसे ऊपर कौन होता था, सुल्तान होता था। उसके बाद एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, यानी कि केंद्रीकृत शासन, यानी कि बीच में सुल्तान होता था, इसके, है ना, इसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती थी। ठीक है, उसके बाद एकता सिस्टम में क्या होता था, मतलब जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना, मतलब अलग अलग राज्य, मतलब राज्य में ना मतलब अलग अलग ऐसे एकता में बांट देते थे उसको, है ना। मतलब उसको बांट देते थे और उसके हिसाब से वहाँ से फिर टैक्स वगैरह आता था, है ना। तो ये एकता व्यवस्थित, यानी कि जो राज्य था उसके जो ज़मीन थी उसको अलग अलग एकता में, यानी कि जैसे अभी हमारा छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ को हम मतलब अलग अलग ज़िले में और मतलब ज़िलों को फिर विकास खंड आदि में बांट के हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वैसे ही एकता पद्धति थी वहाँ पे, उसको अलग अलग उसमें बांट दिया जाता था और वहाँ से फिर जो भी टैक्स आता था उससे राज्य चलता था।
या कर जिसको बोलते हैं उसे। फिर उसके बाद ये देखिए दीवानी विजारत, ये वित्त विभाग को क्या बोलते थे? दीवानी विजारत। वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता था उसको दीवानी विजारत बोलते थे। ठीक है, वैसे ही सैन्य विभाग भी होता था, उसको दीवानी अर्ज बोलते थे। ठीक है, मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको एक बार एक अच्छा से आइडिया मिल जाएगा इस सल्तनत काल के बारे में। पूरा हम एक वन गो में पढ़ रहे हैं तो ठीक है। फिर दीवाने, अब अभिलेख जो था, अभिलेख रिकॉर्ड्स यानी कि रिकॉर्ड्स जो थे उसके डिपार्टमेंट को अपन दीवाने इंशा बोलते थे। क्या बोलते थे? दीवाने इंशा। वैसे ही फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय था, यानी विदेश विभाग, उसको दीवाने रसालत बोला जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग विभाग बने हुए थे। अब अर्थव्यवस्था कैसी थी सल्तनत काल की? तो एग्रीकल्चरल बेस्ड था, यानी कि कृषि आधारित थी। ठीक है, भूमि कर मुख्य आय था, यानी कि लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स था, यानी कि जो भी आय आता था क्या बोलते हैं शासन के पास, वो कहाँ से आता था? कर से या टैक्स से आता था। ठीक है, तो ये टैक्स कहाँ से आता था? भूमि से आता था, यानी कि ज़मीन, जैसे जैसे कोई किसान है, किसी की ज़मीन है ना, तो वहाँ से एक निश्चित, मान लो मतलब एक किसान है, उसकी आय मान लो उससे आय 20,000 रुपये कमा रहा है उस ज़मीन से। ठीक है, 20,000 का उसका प्रोडक्शन हुआ, तो उस पर मान लो उसने 10% उसको टैक्स पे करना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यानी कि 10% इसका कितना हो? 2,000 रुपये उसको शासन को देना है। इस प्रकार से टैक्स आता था, तो ये लैंड रेवेन्यू हो गया। ठीक है, फिर प्राइस कंट्रोल बाय अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने, जानते हो हम, बाजार नियंत्रण, मूल्य, बाजार के में जो चीज़ें होती थी उसका मूल्य कौन एक निर्धारित थी। मतलब ये जैसे मान लो मैंने बताया, जैसे कोई कपड़ा है ना, या फिर समझ जाओ कोई फल है, जैसे सेब हो गया, है ना, उसका मूल्य जैसे उसको फिक्स कर दिया 50 रुपये से ज़्यादा कोई बेच नहीं सकता इसको। ठीक है, तो इससे क्या है, चीज़ें नियंत्रण में रहती थी। उसके बाद ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया, यानी कि उसका जो बाज़ार था, सेंट्रल एशिया का जो बाज़ार, यानी कि हमारा जो सेंट्रल एशिया बोलते हैं ना जिसको, एशिया के जो केंद्र, मतलब बीच वाला एशिया जो आता है, वहाँ से मतलब व्यापार वगैरह वहीं से होता था। सेंट्रल एशिया मतलब ईरान वगैरह का, जो ईरान इराक ये सब जो कंट्रीज है, वहाँ से मतलब व्यापार वगैरह होता था। तो मतलब उसके साथ भारत का व्यापार था, तो ये भी एक व्यापार भी एक क्या था, उसका साधन था। क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का एक वो था, मतलब उसको मजबूत करने का एक आधार था। जैसे क्या बोलते हैं, भूमि वगैरह था, है ना, भूमि, एक मिनट, हाँ, ये कृषि आधारित था। एक तो कृषि से हमको लाभ मतलब जो पैसा आता था कर, भूमि से जो कर आता था, मूल्य नियंत्रण से जो फायदा मिलता था उसको क्या बोलते हैं, राज्य को। उसके बाद व्यापार से जो लाभ आता था। उसके बाद अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। नगरीकरण मतलब जो नगरों में नगर बसते थे, उसमें व्यापार वगैरह होता था, तो उससे क्या है फिर धीरे धीरे विकास होता था नगरों का, है ना। तो ये सब वहाँ से फिर पैसा आता था राज्य को बहुत। तो इस तरीके से हम ये जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो थी सल्तनत काल में। अब देखते हैं फिर आगे, सोसाइटी एंड रिलीजन, मतलब समाज व धर्म कैसा था। ठीक है, तो मुस्लिम रूलिंग क्लास था, मतलब कि आप जानते हैं कि सल्तनत काल के जितने भी शासक हुए हैं वो सब कौन थे? मुस्लिम थे, है ना, यानी कि मोहम्मदेन थे या मुस्लिम थे। तो ये जो मुस्लिम वर्ग था वो रूलिंग क्लास था, है ना। अब जाहिर सी बात है, जो शासक रहेगा जिस जाति का वर्ग का, तो उसी का वर्ग जो है वो शासक रहेगा, है ना, मतलब उसी का शासन रहेगा। तो मतलब उसी के जो वर्ग वाले रहेंगे वो बहुत अमीर रहेंगे या फिर उन्हीं का वर्चस्व रहेगा, है ना। अब हिंदू जो हो गया, हिंदू बहुसंख्यक तो थे, लेकिन मतलब इनका मतलब हिंदू जो है थे ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन शासन मुस्लिमों का था। ठीक है, जब ये ऑब्वियसली जो यहाँ पे जनता थी वो हिंदू थी, और ये जो मुस्लिम थे वो बाहर से आए थे, है ना। तो ये उसमें तो कम थे संख्या में, लेकिन ये शासन करते थे, ठीक है, हिंदुओं पे। ठीक है, उसके बाद फिर जजिया कर, एक जजिया कर होता था। जजिया कर मतलब जो हिंदुओं पे कर लगाया जाता था ना, उसको जजिया कर बोलते हैं। ठीक है, जजिया टैक्स होता था एक। उसके बाद सूफी, मतलब कि एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स होता, धर्म का वाला टैक्स होता था, है ना। तो उसके बाद हिंदुओं पे लगाया जाता था
और फिर सूफी और भक्ति मूवमेंट, सूफी और भक्ति आंदोलन भी उसी समय हुए सल्तनत काल में, है ना। मतलब जो बड़े बड़े संत थे जैसे रैदास हो गया, तुलसीदास हो गया है ना, कबीर नानक, ये सब मतलब रामनाथ, है ना, ये मतलब ये सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन उसी समय हुए सल्तनत काल में। स्लेवरी, दास प्रथा भी थी, मतलब दास उस समय बनाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर लो स्टेटस ऑफ वुमन, महिलाओं की स्थिति कमज़ोर थी, मतलब महिलाओं को मतलब ज़्यादा आज़ादी नहीं थी और उन पर उनका शोषण भी होता था उस समय, ठीक है। फिर अब कल्चर, संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्शियन भाषा यानी कि जो भाषा वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, यानी कि जो भी कामकाज में यूज़ होते थे, वो फारसी भाषा थी, ठीक है। उसके बाद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ने मिश्रित स्थापत्य, यानी कि इंडिया यानी भारत और इस्लाम का जो स्थापत्य कला, यानी कि स्थापत्य का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे आर्किटेक्चर, यानी उसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे लकड़ी का कुछ चीज़ बना रहे हैं कुछ, है ना, और या फिर मूर्ति वगैरह बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, मिश्रित होने लगा। यानी कि जो इंडिया का जो एक कला थी और इस्लाम की यानी कि मुस्लिम लोगों की कला थी, ये सब एक साथ मिलके उभर के आने लगे, तो ये मिश्रित स्थापत्य था यहाँ पे। फिर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जानते हैं आप, दिल्ली में है कुतुब मीनार। तो इसको तो इल्तुतमिश ने बनाया, उसके बाद फिर कुतुब मीनार ऐबक ने बेस बनाया उसका, उसके बाद ऊपर में 3-4 मंजिला इसने किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया। उसके बाद यहाँ पे एक बिजली गिर गई थी यहाँ पे, है ना, जो चौथा मंजिला था, तो ये 2 मंजिल बर्बाद हो गई थी, तो एक साथ 5 मंजिले तुगलक वंश के एक शासक, शायद मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज़ तुगलक ने बनाया थी, है ना, फिरोज़ तुगलक ने इसको 5 मंजिल नामक की इमारत कुतुब मीनार को बना दिया, ठीक है। अब अलाई दरवाज़ा भी किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का स्थापत्य था। और फिर सादगीपूर्ण शैली, मतलब तुगलक स्टाइल था, मतलब सादे पूर्ण तरीके से बनाते थे इमारतों को, ठीक है। अब डिक्लाइन, पतन, मतलब इनका जो पतन था, यानी कि इनकी गिरावट कहाँ से शुरू हुई, तो क्यों हुई, तो ये कमज़ोर शासक की, मतलब एक के बाद एक, जैसे पहले सल्तनत काल में आपका गुलाम वंश का शासन था, उसके बाद फिर आपका उसका जो कोई कमज़ोर शासक हुआ, तो फिर उसका आया, क्या बोलते हैं अपना ये खिलजी वंश, उसके खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद, ऐसे कमज़ोर शासक होते गए, है ना। तो आखिरी में फिर लोधी वंश, है ना, लोधी वंश को भी हटा के फिर पूरा पतन हो गया, बाबर आ गया फिर आखिरी में, है ना। तो कमज़ोर शासक की वजह से ये हो गया यहाँ पे, मतलब हुआ। तो फिर तैमूर का आक्रमण हुआ था उस समय बीच में, है ना, तो वहीं उसके बाद से सैयद वंश की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं और विद्रोह भी होने लगे, जैसे शासन कमज़ोर पड़ता है तो क्या होता है, विद्रोह होने लगते हैं। तो ये सब कारण से मतलब इसका पतन होने लगा। और भी कुछ कारण थे, जैसे क्षेत्रीय शक्तियाँ जो थी, है ना, राइस ऑफ रीजनल पावर्स, मतलब क्षेत्रीय वहाँ की शक्तियाँ थी वो भी सर उठाने लगी थी, है ना। वहाँ के और जो छोटे छोटे राजा या फिर सामंत थे, है ना। फिर लोधी की कमजोरी, जो इब्राहिम लोधी थे उसकी माफ़ कीजिए, इब्राहिम लोधी की जो कमजोरी थी उसके कारण से बाबर जो था वो आखिरी में सफल हो गया किसको, इब्राहिम लोधी को हराने में। और यहाँ पे फिर मुग़ल वंश की शुरुआत हो गई, ठीक है। किसको हरा के, इब्राहिम लोधी को हरा के इब्राहिम लोधी इसको, यानी लोधी वंश जो था इसको हराया किसने, बाबर ने। वहाँ से मुग़ल वंश की शुरुआत हो गई, ठीक है, मुग़ल, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि ये आपका हमने कवर किया। तो एक बार फिर से एक बार फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। कि देखिए दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 AD में इसकी स्थापना की। और ज़्यादातर इसकी राजधानी दिल्ली थी, शुरू में लाहौर थी, फिर उसके बाद दिल्ली, उसके बाद इसको मतलब लास्ट में इसको 1526 में इब्राहिम लोदी ने इसको हराया था, है ना। तो और बहुत सारे सोर्सेस थे, उससे हमको बुक्स वगैरह से जानकारी मिलती है, कॉइन्स इंस्क्रिप्शन इनकी सिक्के वगैरह अभिलेख वगैरह से भी जानकारी मिलती है ना। और जो डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, मतलब इसमें सल्तनत काल में 5 प्रकार की डायनेस्टी आती हैं अलग अलग, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश, ठीक है। ये लोधी वंश आखिरी। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसने राज किया, सबसे लंबे समय तक इसने तुगलक वंश ने राज किया था, और सबसे कम समय तक इसने खिलजी वंश ने राज किया था,
ठीक है। 30 साल तक ये 94 साल तक तुगलक वंश और खिलजी वंश जो है 30 साल तक राज किया था। फिर ये जो गुलाम वंश था, है ना, इसमें मतलब इसमें इकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने किए थे। चहलगानी मतलब 40 अमीरों का समूह था। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी। बलबन जो था उसने कठोर शासन की नीति अपनाई। लौह रक्त की नीति और जिल्ली लाही वाली जो पद्धति थी उसने की लागू की, ठीक है। फिर उसके बाद खिलजी वंश था, उसने मार्केट बाजार नियंत्रण और विस्तार की नीति अपनाई, ठीक है। और ये जलालुद्दीन उदार शासक था। और दाग और चेहरा प्रथा यहाँ पे प्रणाली, है ना, मतलब कि जो घोड़े थे और जो सैनिक थे उसका चेहरा, है ना, ये तो फिर वो ये वाली प्रणाली विकसित हुई, वहाँ पे उसका एप्लीकेशन हुआ। और फिर मलिक काफूर जो थे वो दक्षिण अभियान में जलालुद्दीन खिलजी को सहायक हुआ। फिर तुगलक वंश में आप देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो होता है वो उसका फाउंडर होता है। और मुहम्मद बिन तुगलक जो होता है वो टोकन करेंसी उसने लाई थी और कैपिटल भी शिफ्ट की थी दौलताबाद से, सॉरी दिल्ली से दौलताबाद में। फिर ये फिरोज शाह तुगलक जो होता है वो नहरों का या नहरें बनवाता है ज़्यादातर और जन कल्याण के काम भी करता है गुलामों को, है ना, उसके उनके लिए। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि सुप्रीम अथॉरिटी सुल्तान, सर्वोच्च सेंट्रलाइज सिस्टम, केंद्रीकृत शासन, एकता व्यवस्था वगैरह, ये सब इसके भाग थे। और बहुत सारे अलग अलग वित्त विभाग, सैन्य विभाग, इनको वित्त विभाग को वजारत दीवानी अर्ज दीवानी इंशा, है ना, रिकॉर्ड्स के लिए। और फिर विदेश विभाग को अपन बोलते थे दीवानी रिसालत। फिर अर्थव्यवस्था भी भूमि जैसे कृषि आधारित थी, है ना, मतलब कि जो कृषि से जो उत्पादन होता था उसके वहाँ से जो कर आता था, भूमि से कर आता था, है ना, भूमि पे जो कृषि होती थी उससे कर आता था। मूल्य नियंत्रण से जो फ़ायदा मिलता था, व्यापार वगैरह से, है ना, जो सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार मिलता था होता था उसके। और नगरीकरण से जो फ़ायदा हुआ वहाँ से जो भी व्यापार होता था, उससे अर्थव्यवस्था को जो फ़ायदा होता था। तो ये सबसे हमको अर्थव्यवस्था में सल्तनत काल में फ़ायदा होता था इन सब चीज़ों से, इन सब कारकों से, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी और रिलीजन, वहाँ पे कैसे था कि मुस्लिम वर्ग का शासन था, हिंदू ज़्यादा संख्या में थे, जजिया कर लगता था उस समय हिंदुओं पे। उसके बाद सूफी और भक्ति आंदोलन, है ना, वगैरह था। दास प्रथा थी, महिलाओं की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, है ना। तो इस प्रकार से फिर कल्चर मतलब देखो उस समय जो जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी या फिर राज्य की भाषा थी वो फारसी भाषा थी। मिस्री स्थापत्य था, यानी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उस समय। कुतुब मीनार बनाया गया, अलाई दरवाज़ा बनाया गया और सादगीपूर्ण शैली थी, मतलब जो भी उसका स्टाइल था बनाने का, है ना। फिर उसके बाद डिक्लाइन क्यों हुआ, उसका पतन क्यों हुआ, कमज़ोर शासक के कारण। तैमूर का आक्रमण, जो बाहरी आक्रांता था तैमूर, है ना, तैमूर लंग, तो उसका 1398 जो उसने आक्रमण किया था उसके कारण से पता भी, मतलब उसको सल्तनत काल को, मतलब सल्तनत काल जब चल रहा था तो इसने तैमूर एक बाहर का आक्रमणकारी था, उसने आक्रमण किया था, तो सल्तनत काल को धक्का पहुंचा था सल्तनत के जो उस समय शासन कर रहे थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद विद्रोह हुआ, मतलब विद्रोह भी होने लगा, है ना, मतलब जब कमज़ोर होता है शासन तो विद्रोह भी होता है। क्षेत्रीय शक्तियाँ बढ़ गई थी, लोदी की जो इब्राहिम लोदी के शासन की कमजोरी थी, तो इन सब के कारण से उसका पतन हो गया सल्तनत काल का। तो दोस्तों, हाँ, आज हमने कोशिश की है कि सल्तनत काल को एक आपको अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके उसको पढ़ाने की, और ऐसे ही हम कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए। इसके बाद हम ये सल्तनत काल पे बेस्ड MCQ की वीडियो भी लाएंगे, है ना, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। वो आपको पता है कि कोई भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके लिए जो GPSC CGPAPM या जो भी है ना, मतलब जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, एक तो CGPSC डेडिकेटेड तो रहेगा ही, उस साथ में CGPAPM और भी जो छोटे छोटे CG के एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, या फिर मतलब SSC वगैरह के भी मतलब एग्ज़ाम्स है, सबके लिए यूज़फुल रहेगा ये, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ तो सब में पढ़ा जाता है ना। तो ये आज का यही वीडियो था सल्तनत काल। तो आप इस CGPSC यूट्यूब चैनल को आप है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, है ना। आप इसको, हमारे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आप इसके जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल से भी मिल सकता है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है।
t.me/ACECTPSC, इससे आपको आज का जो नोट्स है वो भी मिल जाएगा। और जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ पे बताया करूँगा, मतलब पढ़ाने की कोशिश होगी, उसमें उसके जो भी PDF होंगे वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल से मिल जाया करेंगे, जो भी PDF होगा। ठीक है दोस्तों, उससे आप रिवाइज भी कर सकते हैं आपके जो भी नोट्स है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी इस पे MCQs पे होगी, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा। और अगली वीडियो जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो हमें सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।